तो ग्रीटिंग्स एंड वेलकम एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ अलीटा। अलीटा बैटलिन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अलीटा बैटलिन सीरीज को शुरू करने वाले हैं फाइनली। बैटलाइन अलीटा सीरीज के अंदर 9 वॉल्यूम्स हैं, जिनमें से पहले 3 वॉल्यूम्स को लेकर मूवी को बनाया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले डॉक्टर ईडो की स्टोरी से शुरू करने वाले हैं। सिंपली डॉक्टर ईडो की बैक स्टोरी है, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि अलीता के आने से ठीक पहले डॉक्टर ईडो की लाइफ कैसी थी। इस स्टोरी के कुछ समय बाद ही ईडो को अलीता स्क्रैप यार्ड में मिलती है, जिसके बाद हमारी अलीता की मेन कहानी शुरू होती है। क्योंकि मूवी में कई सारे नाम और चीज़ों को चेंज किया गया है, इसलिए मैंने पहली स्टोरी ली है ताकि ईडो की स्टोरी को समझ के हम अलीटा की स्टोरी को अच्छी तरह स्टार्ट कर सकेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको डॉक्टर ईडो की मूवी वाली स्टोरी बता दूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब चलिए बिना किसी देर के अपनी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है डॉक्टर ईडो से। डॉक्टर ईडो को जालम से निकाल दिया गया है और अब वो एक लड़की डायना के घर पे रह रहा है। ईडो डायना को एक क्रिसमस ट्री प्रेजेंट करता है जो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। ईडो को यहाँ समझ आता है कि नीचे रहने वालों को अपने पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। डायना एक अकड़ू औरत थी और वो ईडो को काम पे जाने के लिए कहती है। ईडो भी अपना हेड लिए अलीता को घर की रखवाली के लिए छोड़ जाता है। हम देखते हैं कि ईडो एक हंटर वॉरियर है। ईडो को सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ आती है। ईडो देखता है कि नाले में नीचे एक लड़की फंसी हुई है। वो उस लड़की से मदद के लिए पूछता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा रोबोट मोस्ट बाहर निकलता है। ईडो उस लड़की को उस मोस्टर से बचाता है और वो जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलते हैं। ईडो उस लड़की को अपने घर ले जाता है, लेकिन तभी डायना घर पे पहुंच जाती है। ईडो की हालत को देख डायना बिना कुछ सुने ईडो को घर से बाहर निकाल देती है। अब दोनों ही बेघर हो चुके थे, इसलिए अपनी रात बताने के लिए दोनों एक लैंप किनारे आके बैठ जाते हैं। ईडो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। यहाँ ईडो को समझ आता है कि उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो बोलना भी नहीं जानती। ईडो उसका नाम कैरेट रख देता है। वो उसे बताता है कि हंटर वर्ल्ड का काम करना उसकी मजबूरी है और वो हमेशा से एक साइबरनेटिक डॉक्टर बनना चाहता था और उसका सपना है कि वो एक दिन अपना खुद का क्लिनिक खोल सके। एक बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास आता है, जो कि ईडो का बहुत अच्छा दोस्त है। इसका नाम है गोंजू। गोंजू उन दोनों की मदद करता है और अपने साथ उन्हें घर ले आता है। गोंजू के पूछने पर ईडो उसे बताता है कि जहाँ से वो आया है वहाँ पे एक भी साइबॉर्ग नहीं है, इसलिए उसे साइबॉर्ग सर्जरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यही कारण है कि वो हंटर वर्ल्ड का काम कर रहा है। गोंजू उसे एक आइडिया देता है। वो उसे बताता है कि वो एक अच्छे साइबर फिजिशियन डॉक्टर को जानता है, जो कि डॉक्टर गॉस है। डॉक्टर गॉस अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहा है और ईडो उसका असिस्टेंट बन के उसके साथ काम सीख सकता है। ये ईडो के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईडो डॉक्टर गॉस के क्लिनिक पर है। उसे यहाँ काम करते हुए कुछ समय हो चुका है। वो अपनी सर्जरी को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए डॉक्टर गॉस उसको सर्जरी के बीच में से ही रोक देते हैं। डॉक्टर गॉस ईडो को बताते हैं कि उसके मन में साइबर्स के लिए थोड़ा भेदभाव है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हाई सोसाइटी वाला आदमी किसी गरीब की मदद करने से पहले थोड़ा हिचकता है। ईडो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन डॉक्टर गॉस उसे कहते हैं कि सच को टाला नहीं जा सकता और जब तक वो इस बात को नहीं समझेगा तब तक वो एक अच्छा साइबरनेटिक डॉक्टर नहीं बन सकता। ईडो बहुत ही निराश हो जाता है और वो एक बार में जाके लेट नाइट ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो अपना नाम डॉक्टर डेडिकिन बताता है और हमें पता चलता है कि ये भी ईडो की तरह एक जालम वासी है। वहीं दूसरी तरफ कैरल घर पे ईडो का इंतजार कर रही थी। कैरल बहुत कुछ चीज़ें सीख चुकी है। ईडो के आने पर वो उसे एक अच्छा सा वेलकम विश करती है, लेकिन ईडो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिस पर कैरल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ईडो को मार के घर से बाहर निकल जाती है। ईडो को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कैरल को मना कर वापस घर ले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों पर कोई नज़र रखे हुए है। ये वही रोबोट मॉन्स्टर था जिसने कैरल को ढूंढ लिया है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ईडो ने डॉक्टर गॉस के क्लिनिक को छोड़ दिया है और वो डॉक्टर डेडिकिन के साथ काम कर रहा है। डेडिकिन के पास दरअसल जालम की क्लोनिक टेक्नोलॉजी थी, जिसकी मदद से वो अपने साइबर पेशेंट्स के लिए फिर से ऑर्गेनिक बॉडी ऑर्गन्स को वापस प्रोड्यूस कर सकता था, जिसकी वजह से वो सर्जरी करके उनको वापस ह्यूमन बॉडी दे देता है। इससे वो एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। लेकिन इस काम के लिए उसे एक डॉक्टर चाहिए था जो कि ह्यूमन बॉडी में एक्सपर्ट हो। लेकिन स्क्रैप यार्ड के डॉक्टर ज़्यादातर साइबर्स की सर्जरी करते हैं और ईडो इसी का बिल्कुल उल्टा है। ईडो भी इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि साइबॉर्ग्स की बेकार सी मैकेनिकल सर्जरी करने से अच्छा तो वो एक रियल डॉक्टर का काम करेगा। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम फिर से शुरू हो जाता है। एक दिन ईडो काम के बाद घर लौट रहा था, क्योंकि विंटर वेकेशन शुरू होने वाले थे, तो ईडो कैरल के लिए गिफ्ट लेने के लिए रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरल भी ईडो के लिए क्रिसमस ट्री सजा रही है। लेकिन तभी अलीता की खतरे की घंटी और घर की डोरबेल दोनों एक साथ बजने लगती हैं। कैरल को लगता है कि शायद ईडो या गोंजू में से कोई आया होगा। कैरल दरवाज़ा खोलने जाती है और हम देखते हैं कि घर के ठीक सामने वही रोबोट मोस्टर खड़ा है। मोस्टर को देख कैरल डर के मारे फ्रीज हो जाती है। ईडो घर पहुंच जाता है, लेकिन मोस्टर पहले ही कैरल को ले आ चुका था। ईडो अलीता को मलबे से बाहर निकालता है और उसे समझ आ जाता है कि वो मोस्टर कैरल को ले गया है। ईडो बिना को सोचे कैरल को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे कैरल कहीं नहीं मिलती। जैसे तैसे गोंजू की बात मान के ईडो वापस घर लौट आता है, लेकिन तभी कैरल का कहीं से फ़ोन आता है। कैरल कुछ भी कह पाती उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। लेकिन ईडो कॉल को रिवाइंड करके समझ आता है कि कैरल जहाँ पर भी है वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री रखा हुआ है। और जैसा कि हम कहानी में अब तक समझ चुके हैं, क्रिसमस के बारे में सिर्फ जालमवासी ही जानते हैं। ईडो अपना हंटर वॉरियर हैमर लिए सीधे डेडिकेन के पास चला जाता है।
वो डेडिकन को धमकाता है कि वो कैरल को छोड़ दे, लेकिन डेडिकन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी दूसरे कमरे में से कैरल भागती हुई निकलती है और उसके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी बाहर निकल जाता है। ईडो सीधे उस मॉन्स्टर पर बरस पड़ता है और उसका आधा शरीर तबाह कर देता है। तभी कैरल पीछे से ईडो को गले लगा लेती है और उसे अपना हीरो कहकर उसे किस करने के लिए कहती है। ईडो कैरल को किस करता है, लेकिन उसे तभी कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। वो कैरल को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि वो असली कैरल नहीं है। यहाँ पर डेडिकन को सब चीज़ें समझ आती हैं और वो ईडो को बताता है कि ये उसकी पेशेंट ईला है। ईला एक टोटल रिप्लेस साइबोर्ग थी जिसने अपनी बॉडी को एक हादसे में खो दिया था। इसलिए अपनी ह्यूमन बॉडी को वापस पाने के लिए उसने अपना एक पूरा क्लोन क्रिएट करवाया। इसका मतलब है कि कैरल ईला की क्लोन थी और वो रोबोट मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ईला थी। इसलिए उसे किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी, ना ही वो बोलना जानती थी। उसकी ज़िंदगी तो कुछ महीने पहले ही शुरू हुई थी। पॉइंट पर ईडो को यही लगता है कि शायद कैरल मर चुकी है। वो कैरल की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन ईला उसको जहाँ से मिलने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वो अब भी उसे प्यार करती है और वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीछे से खड़े होने की कोशिश करता है। ईला ईडो से उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन ईडो ऐसा नहीं करता। ईडो पूछता है कि अगर पहले इस रोबोट मॉन्स्टर के अंदर ईला का ब्रेन था तो अब इस मॉन्स्टर के अंदर किसका ब्रेन है। ईला ज़रूर से हंसने लगती है और कहती है कि अब इन बातों में कुछ भी नहीं रखा, अब मैं कैरल हूँ और वो एक बेकार मशीन। ये कहते हुए वो ईडो का रॉकेट हैमर से छुड़ा लेती है ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन हैमर उस पर नहीं संभलता और वो सीधे जाकर डेडिकन को लग जाता है, जिससे डेडिकन के टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद रॉकेट हैमर घूमता हुआ सीधे जाकर जनरेटर से टकरा जाता है, जिससे चारों तरफ आग फैल जाती है। ईडो मलबे में फंस जाता है और ईला आग की चपेट में आ जाती है। वो जोरों से चिल्ला रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो मरने वाली है, बल्कि इसलिए कि उसकी नई खरीदी हुई बॉडी पूरी तरह जल चुकी है। तभी एक बड़ा सा पिलर उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे ईला का भी काम हो गया। ईडो अब भी फंसा हुआ था, लेकिन वो मॉन्स्टर ईडो को बचा लेता है। वो उसे सही सलामत बिल्डिंग के बाहर जाकर छोड़ देता है। अब जब ईडो को रियलाइज होता है कि ये कैरल है, वो कैरल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल आखिरी बार उसे देखकर वापस बिल्डिंग में चली जाती है। यहाँ उसने भी अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो वापस से गॉस के क्लिनिक पर है। अब वो अच्छे से सर्जरी कर पा रहा है। कैरल के सेक्रीफाइस ने ईडो को सच्चा प्यार और सच्ची इंसानियत क्या होती है ये सिखा दिया। इसके कुछ सालों बाद ईडो स्क्रैपयार्ड का सबसे बेस्ट साइबर सर्जन बन जाता है। अंत में हम देखते हैं कि ईडो ने फाइनली अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया है और इसी पैनल के साथ हमारी कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो जैसा कि आपने देखा, कहानी अपने आप में लाजवाब है। मोरल तो स्टोरी में भर भर के दिए हुए हैं, चाहे आप सच्चा प्यार ले लें, इंसानियत ले लें या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन ले लें, सभी को बेहतरीन तरीके से दिखाया हुआ है। बात करें मूवी वाली बैक स्टोरी की, तो वो सिंपली उतनी ही है जितनी हमें मूवी में दिखाया गया है। ईडो अपनी फैमिली के साथ जालम में रहता था, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी फिजिकली डिसेबल थी, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ईडो एक बहुत बड़ा एस्केप पॉड बनाता है ताकि वो आयन सिटी में क्रैश लैंडिंग कर सकें, क्योंकि जालम से जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अब यहाँ पर ईडो और उसके बाद पहले से एक्सपर्ट डॉक्टर थे, तो कुछ ही सालों में वो अपना खुद का क्लिनिक बना लेते हैं, जिसमें नज़र पड़ती है वेक्टर की। वो दोनों को ये मोटर रोल में काम करने का ऑफर करता है। और कुछ सालों बाद ईडो की बेटी मर जाती है, जैसा कि आपने मूवी में देखा, और ईडो वेक्टर के लिए काम करना छोड़ देता है। साथ ही साथ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए वो हंटर वही बन जाता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। मूवी में ईडो की एज थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है ताकि उसे अलिता का फादर फिगर बनाया जा सके, लेकिन जैसा कि आपने स्टोरी में देखा, ईडो एक मिडिल एज पर्सन है। शहर का ओरिजिनल नाम है स्क्रैप यार्ड, जिसे मूवी में बदल के आयन सिटी रखा गया है, और स्क्रैप यार्ड उस एरिया का नाम रख दिया गया है जहाँ पे जालम अपना कचरा फेंकता है। वैसे तो बैटल एंजेलिटा भी एक मांगा सीरीज है जो कि वीकली पब्लिश की जाती है, लेकिन जापान के बाहर आउट ऑफ कंट्री हर कोई इसे ग्राफिक नोवेल के रूप में ही परचेज करता है। बैटल एंजेलिटा ग्राफिक नोवेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कई मायनों में सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन नोवेल कही जा सकती है। इसका कारण है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, और दूसरा सर्किस हीरो ने अपने ज़माने की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और जो भी सारी टेक्नोलॉजी उस समय पे बन रही थी या रिसर्च चल रही थी, उन सबको रिसर्च करते हुए अपनी स्टोरी में भी उसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। लेकिन इन सब चीज़ों की वैल्यू आप तभी समझते हो जब आप पूरी सीरीज़ को अच्छी तरह पढ़ते हो। इस वीडियो के लिए उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में अलीता बैटल एंजल की हिंदी वीडियोज़ के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की बैक स्टोरी और हमारी पहली सीरीज़ की वीडियो भी अच्छी लगी हो। मैं आपसे मिलूंगा अलीता बैटल एंजल के किसी और यूट्यूब वीडियो में। अंटिल देन, फेयरवेल।